जय श्री कृष्ण सभी को। तो ये अपना पीवाई की सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, जो कि ग्रेविटेशन है। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर से कितने क्वेश्चंस लास्ट 3 इयर्स के जो नीट एग्जामिनेशन हुए हैं 2020, 19, 18, वे सारे क्वेश्चन हम लोग लास्ट 3 ईयर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि ग्रेविटेशन चैप्टर का क्या रोल है नीट एग्जामिनेशन में। तो आइए देखते हैं ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका हम लोग क्या क्या पूछा है और क्या बताना है। ठीक है, एक सेकंड में इसका ऑप्शन नहीं लिखा, ऑप्शन एक बार मैं इसका लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसको जो सोल्व करेंगे जो ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, चलो। तो जैसे बोला है इसमें ए बॉडी वेट 72 न्यूटन, कोई बॉडी है जिसका वेट कितना है 72 न्यूटन ऑन द अर्थ सरफेस। देखो जैसे ये कोई अर्थ का सरफेस है, ये मान लो कि ये अर्थ का कोई सरफेस है, तो यहाँ पे जब कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका वेट कितना हो जाता है, उसका वेट हो जाता है mg। जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे हो तो उसका वेट कितना होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे हो तो उसका वेट mg होता है। क्या होता है, mg। सिमिलरली ये अब ऑब्जेक्ट को कितना ऊपर चला गया, या यहाँ से देखो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, वही मतलब W mg फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट एट ए हाइट इक्वल टू हाइट हाफ ऑफ द रेडियस। मतलब देखो यहाँ से जितना हाइट है उतना हाइट ये ऊपर रख दिए तो फिर क्या बदल कर आएगा, मतलब तो जो यहाँ पे जो वेट लगेगा वो कितना लगेगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। इसमें ये बोला है कि जब सरफेस पे तो mg लगता है और वो mg कितना है 72 न्यूटन, कितना दिया हुआ है 72 न्यूटन। और सिमिलरली यही ऑब्जेक्ट को जब हम लोग अर्थ के रेडियस के बराबर उस सरफेस से ऊपर ले जाते हैं तो नए सिचुएशन में जो mg की वैल्यू होगा वो क्या लगेगा, ये चीज़ पूछा गया है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसका क्या होगा कैलकुलेशन, क्या होगा सोल्यूशन। ठीक है, तो देखो हम लोग जो लिखते हैं mg है, जैसे ये हाइट ऊपर जाएगा तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। देखो अगर ये कितना हाइट ऊपर गया mg इंटू एच, हम लोग कितना हाइट मान ले रहे हैं mg h ऊपर गया, ये जो कितना है यहाँ से h है और वो किसके बराबर है, r के बराबर है। तो ये mgh का जो वेरिएंसी आता है उसको हम लोग लिखते हैं mg अपॉन 1 प्लस h अपॉन r का स्क्वायर, ये आता है। अर्थ का सरफेस mg जो कितना वेरिएंसी आता है mg 1 प्लस h अपॉन r का स्क्वायर, ये आता है। r मतलब क्या है, इसको रेडियस ऑफ अर्थ बोल दो, यही तुम्हारा mgh हाइट के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, अब देखो यदि हम लोग बात करें ये जो नया mg डैश बनेगा, सॉरी यहाँ पर जो क्या बनेगा नया mg डैश बनेगा वो इस टर्म में आएगा। सॉरी यहाँ पर mg डैश बोल रहे हैं, नया जो फोर्स लगेगा w डैश बोल दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, w डैश लिख दे रहे हैं इसको। तो w डैश की जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आएगा mg अपॉन 1 प्लस h अपॉन r का स्क्वायर। और सारे के सारे वैल्यू इसमें रख कर देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो w डैश की वैल्यू पूछा है तो देखो w डैश mg कितना है 72, ठीक है 1, h कितना दिया हुआ है, देखो h की वैल्यू r के बराबर है, h की वैल्यू r के बराबर है, एक सेकेंड, इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस। सॉरी h की वैल्यू जो है r/2 दिया हुआ है, तो h की वैल्यू यहाँ पर क्या दिया हुआ, देखो ये दिया हुआ r/2, सरफेस से ऊपर कितना जाना है रेडियस ऑफ अर्थ के आधा, तो h की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे r/2, ठीक है, और अपॉन में r का स्क्वायर ये, और उसके बाद ये टोटल होल का स्क्वायर ये बनेगा। अब यहाँ से w डैश की वैल्यू यदि मैं कैलकुलेट करूँ तो 72 अपॉन 1 प्लस, इसको लिखे दो, देखो क्या आ रहा है 1/2 बचेगा, आई थिंक यही बचेगा, और इसका स्क्वायर करो तो ये देखो क्या बचेगा 72 इंटू 1 प्लस 1/2 3/2, और 3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 9/4 होगा तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो 9 इंटू 8, तो यहाँ से अगर कैलकुलेट किया गया तो w डैश की जो वैल्यू आया 8 4 जा 32 न्यूटन। तो इस तरह से इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा
32 न्यूटन। ऑप्शन में दिया हुआ था, ये 2020 का एक मतलब ये जो नीट का जो एग्ज़ाम था 2020 उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये ऑप्शन में दिया हुआ था। तो इस तरह से जो W डैश जो अगर हाइट उतना हाइट पे जाकर यदि हम लोग W मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो कितना आएगा 32 न्यूटन आएगा। कितना आएगा 32 न्यूटन। एक बार फिर से मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ। अगर अर्थ के सरफेस पे था तो 72 न्यूटन लग रहा था, ठीक है। अब उसने बोला कि दूसरी बार उसने अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर ले गया, रेडियस ऑफ अर्थ के आधा ले गया, तो इतना ऊपर गया, ठीक है। रेडियस ऑफ सरफेस के आधा ऊपर गया तो ये RE/2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं जैसे ये सरफेस के हाइट से ऊपर जाते हैं तो mg में वेरिएशन ऐसे आता है, mg में वेरिएशन ऐसे आता है। वो एक्सप्रेशन है, ये फॉर्मूला जब बताया जाता है तो इस फॉर्मूले को याद रखना, या फिर ऐसे भी इसको याद रखना कि जो g डैश की जो वैल्यू आती है कितना आता है g × 1 + h/RE²। फिर उसमें m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बन जाएगा। फिर यहाँ पर जो भी वैल्यू थे एक्सप्रेशन मैंने उनको रख दिया और यहाँ से अपना आंसर क्या आ गया 32 न्यूटन आ गया। कौन सा आंसर 32 न्यूटन, ठीक है। तो इसको फटाफट से नोट कर लो, ये इजी ही है, बेसिकली एक फॉर्मूले का यूज है। तो ये है अपना ग्रेविटेशन का सेकंड क्वेश्चन जो आया हुआ है अपना नीट 2018 में आया था। कब आया था? नीट 18 में, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया। ये ऑलमोस्ट सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस, मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन पूछा गया है। देखो इसमें ये बोला गया है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्लैनेट इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। मतलब देखो ये जो सारे चीज़ का मैं समझा दे रहा हूँ कि ये केपलर का जो प्लैनेटरी मोशन था उसमें उन्होंने ये बताया था कि सारे के सारे जो प्लैनेट होते हैं, सारे के सारे जो प्लैनेट होते हैं वो सन के अराउंड इलिप्टिकल शेप में रिवॉल्व करते हैं। यही चीज़ बोला गया है कि मतलब सारे के सारे ये जो सन है इस इलिप्स के फोकस पे क्या है, सन है यहाँ पे, और सारे के सारे जो भी प्लैनेट हैं इस सन के अराउंड इसी शेप में घूमते हैं चारों तरफ। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलिप्टिकल शेप बोलते हैं। इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? इलिप्टिकल शेप बोलते हैं, ठीक है। ये बोले हैं, ठीक है। और उन्होंने ये बताया है क्वेश्चन में कि एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक प्लेनेट यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, सी पे है, ठीक है। समझ में आया? एक प्लेनेट ए पे है, एक प्लेनेट बी पे है, एक प्लेनेट सी पे, या फिर एक ही प्लेनेट को कंसीडर किए हैं। एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन है। मान लो कि ये अर्थ का ही कंसीडर किया गया है, ठीक है। तो ये रोटेट कर रहा है तो एक बार यहाँ होगा, फिर एक बार यहाँ होगा। अगर ऐसे रोटेट करे तो यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, ऐसे कुछ घूम रहा होगा। तो ठीक है, उन्होंने ये बोला कि काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर बताना है कि कौन से पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, कौन से पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कम होगा और कौन से पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा या फिर मैक्सिमम होगा। तो देखो ये बेसिकली जो मोस्ट सिंपल क्वेश्चन है, इसमें जैसे केपलर का जो प्लैनेटरी मोशन था उसमें उन्होंने ये बताया था कि रूल होता है, 3 रूल दिए थे। तो फर्स्ट उन्होंने ये रूल बताया था फर्स्ट रूल में कि जो भी, देखो ये जो, एक सेकेंड इसको अच्छे से बना लो यहाँ, ठीक है, ठीक है। और ये शेप कुछ इस तरह से रहता है, ये नीचे भी सिमिलरली इस तरह से रहता है, ठीक है। तो ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, और इस शेप को हम लोग क्या बोलेंगे? इलिप्टिकल शेप। और यहाँ पर सन है, सन पे क्या रहता है? फोकस रहता है, ठीक है। ये देखो प्लैनेटरी मोशन में केपलर ने ये बताया था कि जो कभी भी अगर सन के अराउंड कोई भी प्लैनेट मूव करता है तो प्लैनेट का सबसे ज़्यादा स्पीड कब होता है? जब वो क्या होता है? सन के पास होता है। जब वो सन के पास से गुजरता है तो उसका स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब वो सन के बहुत दूर होता है तो उसका स्पीड बहुत कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, यहाँ पे दूर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा, यहाँ पे पास है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा। तो समझ में आया कंसेप्ट? अगर सन के पास में है तो वहाँ पर क्या होगा? उसका स्पीड ज़्यादा होगा। तो सन के पास में यदि देखो यहाँ पर फोकस है तो सबसे पास में पार्टिकल ए है, ए पॉइंट है, फिर बी पॉइंट है, फिर सी पॉइंट है, तो सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ पे होगा? ए पॉइंट पे होगा, फिर उस पर कम बी पे, फिर उससे कम सी पे, ऐसा कुछ होगा स्पीड का। तो स्पीड का ऑर्डर जो आएगा यही आएगा, वी ए इज ग्रेटर दैन वी बी इज ग्रेटर दैन वी सी। और काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन यदि मैं लिखूँ तो क्या हो जाएगा? हाफ एम वी ए का स्क्वायर और हाफ एम वी बी का स्क्वायर और वो हाफ एम, क्योंकि प्लैनेट सेम ही है। तो समझ में आया? तो यहाँ से क्या हम बोल सकते हैं कि इसको हम लोग बोल दिए के ए और इसको उन्होंने बोल दिया के बी और उसको उन्होंने बोल दिया ये
तो समझ में आया, इससे ऑप्शन जो काइनेटिक एनर्जी ए पे होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पर उस पार्टिकल का स्पीड सबसे ज़्यादा है, बी पे उससे कम है और सी पे उससे कम है। तो फाइनली ऑप्शन यदि हम लोग मैच करें तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सेकेंड ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इससे हम लोग क्या टिक कर सकते हैं? इससे क्या सीखे हम लोग? बेसिकली इससे हम लोग यही सीखे कि केपलर ने जो ये बताया था कि जब कोई भी प्लेनेट सन के पास होता है तो उसका स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, और वो जो सबसे सन से दूर होता है तो उसका स्पीड मिनिमम होता है। ठीक है, इसी कंसेप्ट पे बेसिस पे काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन था और इसको हम लोग टिक करना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। तो ये जो है अपना ग्रेविटेशन का थर्ड क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। बेसिकली बहुत सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम लोग अपना सीरीज को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ये जो PYQ का सीरीज है, तो आप लोग इस सीरीज को डेफिनेटली पूरा का पूरा कंप्लीट सीरीज को देखें। डेफिनेटली इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है जब एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या बोला गया था। बोला है कि द मास ऑफ द सन वेयर 10 टाइम्स स्मॉलर। अगर सन को मास को हम लोग क्या कर दे? 10 टाइम्स डिक्रीज कर दे। क्या कर दे? 10 टाइम्स डिक्रीज कर दे। एंड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वेयर 10 टाइम्स लार्जर। अगर ये बोला है कि हम लोग यदि बताओ कि मास को हम लोग क्या कर दिए? 10 टाइम्स से स्मॉल कर दिए हैं, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम लोग क्या कर दिए? 10 टाइम्स लार्जर कर दिए मैग्नीट्यूड में। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो उसमें से ये बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो देखो, यदि मैं बात करूं तो देखो, सुनो, इसको सॉल्यूशन में हम यदि बोले तो देखो, जो जी की वैल्यू होता है, क्या होता है? जो जी की वैल्यू होती है, स्मॉल जी की, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? यूनिवर्सल कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल होता है। G = Gm/r², देखे होगे। तो यदि हम लोग ये बोले कि ये G जितना ही ज़्यादा होता है, कैपिटल G उतना ही ज़्यादा G होता है, तो इन्होंने क्या बोला है कि यदि ये बताओ G की वैल्यू, ये इसको 10 टाइम्स इंक्रीज कर दिया है। क्या कर दिया उन्होंने? इस G को वैल्यू को 10 टाइम्स उन्होंने इंक्रीज कर दिया है। तो जैसे ही इस G की वैल्यू को उन्होंने 10 टाइम्स इंक्रीज किया तो ये G भी बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा, ये भी 10 टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? ये भी बढ़ जाएगा। मतलब ये G बढ़ेगा, दोनों में डायरेक्टली रिलेशन है, तो ये भी G बढ़ जाएगा। सिंपल, दिस G सिमिलरली इंक्रीज। अगर बताओ ये G बढ़ गया, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि G इफेक्टिव बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है? जो फाइनल जो G इफेक्टिव रहेगा वो भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया। अब देखो, ये बढ़ गया, अब ये बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ? द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ विल डिक्रीज। देखो, G इफेक्टिव बढ़ गया तो 2π√L/G, तो क्या होगा? सही है, सही है। क्या है? सही है, मतलब वो घट जाएगा। मतलब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? T = 2π√L/G। ठीक है, अगर नीचे वाला क्वांटिटी G इफेक्टिव बढ़ गया, मतलब ये बढ़ जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा तो उसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा, तो वही बोला है डिक्रीज। तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन में कोई मतलब त्रुटि नहीं है। सेकंड ऑप्शन देखो, वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वुड बिकम मोर डिफिकल्ट। सही बात है। बताओ, G अगर 10 लगता है तो हम लोग ऐसे चलते हैं नॉर्मल। अगर G यदि 10 गुना बढ़ जाए तो बताओ हम लोगों को प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? पैर उठाओ तो फिर उठाने में प्रॉब्लम होगा, चलने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि नीचे वाला जो डाउनवर्ड फोर्स है वो इंक्रीज हो गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा? चलने में भी प्रॉब्लम होने लगेगा। मतलब ये भी सही है, ये भी सही। अब देखो, रेन ड्रॉप्स विल फॉल फास्टर। ऊपर से जो चीज़ नीचे आने लगेगी, मतलब नीचे वाला फोर्स बढ़ गया है। जो फोर्स G बढ़ना, मतलब नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा है वो बढ़ने लगा, वो बढ़ चुका है। अब जैसे वो बढ़ चुका है तो बारिश के जो बूंदे पहले जिस स्पीड से आते थे अब वो ज़्यादा स्पीड से आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो नीचे वाले जो फोर्स है वो इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ से ये भी सही है, क्या है कि रेन ड्रॉप्स विल मूव फास्टर। ठीक है, और ये G ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज। ये देखो, G तो चेंज ही हो गया है और ये बोला है कि G नहीं चेंज होगा। तो यहाँ से मेरा सही ऑप्शन क्या है बताओ? यदि मैं एग्जैक्टली करेक्ट ऑप्शन की बात करूँ तो वो डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? डी। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्शन जो सही ऑप्शन है क्या है? डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए इसको फटाफट से नोट कर लो, फिर हम लोग अगली सवाल क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी अपना नीट 2018 में पूछा गया है। तो ये है अपना इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन, जो ये 2019 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? नीट 2019 में। ठीक है,
तो ये जो क्वेश्चन है सिमिलर है, जैसे पिछली बार जब हम लोग देखे थे एक क्वेश्चन और देखे थे, उसमें वो क्या था कि हाइट के अबव जा रहा था। कहाँ जा रहा था? अर्थ के सरफेस के ऊपर। बस इस बार क्या हुआ कि अर्थ के सरफेस के इनसाइड आने पर वो बोला है कि जो वेट होगा वो कितना चेंज होगा और क्या होगा, और वो ऑप्शन बताना है। ठीक है, जैसे देखो इन्होंने सवाल में ये पूछा है, क्वेश्चन में उन्होंने ये पूछा है ये कि एक बॉडी है जो अर्थ सरफेस पे, उसका कितना वेट है, मान लो ये m है, तो अर्थ सरफेस जो उसका मास है वो mg है, वो कितना लग रहा है 200 न्यूटन। वो अर्थ के सरफेस पे है जब है तो वो उतना लग रहा है। ठीक है, अर्थ के सरफेस पे। ठीक है, अब वो बोला है कि इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ लेकर आ जा रहे हैं, हाफ डाउन द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये अर्थ है, अर्थ है, उसके क्या बोला है, हाफ डाउन द सेंटर ऑफ द अर्थ। कहाँ पे लेके आ जा रहा है, हाफ डाउन द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब सेंटर के आधा नीचे, मतलब यहाँ से मान लो कि टोटल सेंटर यदि यहाँ पे है तो यहाँ पर लेकर आ जा रहा है। कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो डी की जो वैल्यू होगी ये कितना होगा r/2। कितना लेना है, r/2। अगर इसी मास को हम लोग इस हाइट पे लेकर आ जा रहे हैं तो वो फिर जो जी इफेक्टिव होगा या फिर उसका रीडिंग होगा या फिर उसका वेट इफेक्टिव होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर वेरिएशन ऑफ जी विथ रेस्पेक्ट टू डेप्थ, और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, वेरिएशन ऑफ जी विथ रेस्पेक्ट टू हाइट का था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डेप्थ के साथ यदि हम लोग जी की एक्सप्रेशन देखें तो जी डैश होता है। देखो डेप्थ के साथ यदि मैं बोलूँ तो जो जी डैश का वेरिएंसी आता है जे डेप्थ पे, जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। जी डैश की जो एक्सप्रेशन आता है जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। अब देखो यहाँ से जी डैश का एक्सप्रेशन क्या आएगा, जी इंटू 1, डी कितना लेना है, डी देखो r/2, तो r/2 लेंगे यहाँ पे और ये 2r हो जाएगा, यही होगा। ठीक है, इसको सोल्व करो तो r से r चला जाएगा। तो यदि जी डैश की वैल्यू लिखे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 ही होगा, और जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगा g/2, यही आएगा। तो जो मतलब जी डैश की वैल्यू है g/2 होगा। ठीक है, तो मेरे पास जो mg की वैल्यू था कितना था बताओ, 200 न्यूटन। और यदि मैं जी इफेक्टिव से यदि मैं बात करूँ फाइनल वेट, तो m इंटू जी डैश, और वो कितना है, जी डैश कितना है g/2, तो mg 200 है और उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा 100 न्यूटन आ जाएगा। तो यहाँ से देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, कोई ऑप्शन दिया हुआ है 100 न्यूटन का, हाँ यस 100 न्यूटन का ऑप्शन है मेरे पास, कौन सा, सी ऑप्शन। तो जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ से हम लोग सी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, वेरिएशन ऑफ जी विथ रेस्पेक्ट टू डेप्थ। डेप्थ के साथ जी कैसे वेरी करता है, वेरिएशन ऑफ जी विथ रेस्पेक्ट टू डेप्थ, डेप्थ के साथ जी कैसे वेरी करता है, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। और mg मुझे पता था, और जब नया बार रखेंगे तो जी डैश रखेंगे, नीचे जाएंगे तो जी चेंज हो जाएगा, तो वहाँ पर जब mg लगेगा mg डैश लगेगा, और जी डैश की वैल्यू कितना है g/2, फिर यहाँ g/2 रख देंगे तो ये 100 न्यूटन, ऑप्शन सी। तो ग्रेविटेशन में देखा गया तो बेसिकली यही 4 क्वेश्चन लास्ट 3 ईयर्स में पूछे गए थे। और अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अगली चैप्टर को लेकर हम लोग हाजिर होंगे, प्रेजेंट होंगे, और देखते हैं। अभी तक हम लोग लगभग 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो डेफिनेटली इस सीरीज को आप काफ़ी अच्छे से एंजॉय कीजिए, काफ़ी अच्छे से नोट्स बनाइए, काफ़ी अच्छे से लेक्चर को देखिए, काफ़ी अच्छे से नोट्स बनाकर काफ़ी अच्छे से रिवाइज कीजिए, इससे ताकि जो लास्ट मोमेंट जब हो अपने एग्ज़ाम का, उस समय आप केवल यही जो PYQ सीरीज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट 3 ईयर्स का जो सीरीज बनाया जा रहा है, इसको केवल आप देख कर चले जाना। डेफिनेटली इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो आते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर लेकर। ठीक है, थैंक यू।